फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बारे में। मैट्रिसेस के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले की जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई थी मैट्रिसेस के बारे में, अगर आपने उन्हें नहीं भी देखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और क्या क्या चीज़ें उसके लिए जाननी पड़ती है उसके बारे में भी यहाँ पे बताने वाले। सो कोई वरी की बात नहीं है, आप लग जाइए यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरीके के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले पता करना है, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये मैट्रिक्स जो है इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखते हैं। इन सभी नंबर को एलिमेंट बोलेंगे, 2, 5, 19, -7 एंड ऑल अदर थिंग जो भी यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं इस बॉक्स में, ठीक है ना, इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला पार्ट इसका है, हमें पता करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इस वीडियो में भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें होती है रो और कॉलम। तो जितने भी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो होती है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है वो 3 है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो है 4 वर्टिकल लाइन है, कोई डाउट नहीं इसके ऊपर। 3 हॉरिजेंटल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है, 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो होता है मैट्रिक्स के इस साइड पे जो है हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें रो का नंबर मल्टीप्लाइड बाई कॉलम का नंबर, ठीक है ना, रो का नंबर मल्टीप्लाइड बाई कॉलम का नंबर। तो यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को लिखा जाता है, उसी को पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका जो 3 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है ना, तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ द एलिमेंट। हमने बताया कि इस बॉक्स में जितने भी इस तरीके के नंबर आ रहे हैं वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट बोले जाते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर है इस चीज़ को काउंट कर लीजिए, या फिर सिंपली आप रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम कर लीजिए, तब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12, और ऐसे भी आप काउंट कर लीजिए तो 12 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 12 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट है राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23, ठीक है। तो जैसे A21 अगर पूछा गया है हमें, तो इसका मतलब पहला वाला जो नंबर है वो है रो, ठीक है ना। ये बताता है कि हमें सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई करता है वो एलिमेंट बताइए हमें, ठीक है। तो एज फॉर सिंप्लिसिटी हम सबसे पहले A21 की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो A21 की बात करते हैं यहाँ पे कि A21 यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो 2 है मतलब सेकेंड रो ये वाली लाइन है, ठीक है। और यहाँ का जो फर्स्ट कॉलम है 1 है, यानी फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो जो एलिमेंट है वो है 35, ठीक है। तो A21 35 हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, देखते हैं इस चीज़ को और भी एलिमेंट कैसे बताते हैं। जैसे पहला वाला इसमें था A13, ठीक है, तो फर्स्ट रो है -7, फर्स्ट रो यहाँ पे है, और जो थर्ड कॉलम है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो जो एलिमेंट आता है वो -7 आता है। मतलब आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है उसी एलिमेंट को बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो जो कॉमन एलिमेंट है -5 है, ठीक है। फिर A24 है, यानी सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो ये रो होती है और फोर्थ कॉलम जो है ये वाली कॉलम है। तो फाइनली जो है 12 इज़ द नंबर जो यहाँ पे पूछा गया है हमें। A23 के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो यही है, थर्ड कॉलम ये वाली लाइन है, ठीक है। तो 5/2 जो है वो नंबर है। तो डायरेक्टली आप इसको, मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम एलिमेंट बता सकते हैं कि इस तरीके का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप पूरे बुक में देखोगे यही चीज़ यहाँ पे, यही साइन, यही जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करी गई है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, हमें पता करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर ये इसके पास में हो सकते हैं, इस मैट्रिक्स के पास में, जिसके पास में कुल मिलाकर के 24 एलिमेंट है, इसके पास में कितने ऑर्डर हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि पूछा क्या गया है यहाँ पे। सो गाइज देखिए उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट को किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट जैसे कि हम चाहे तो इस तरीके से अरेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अरेंज कर दें इनको, और चाहे तो हम इस तरीके से भी इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट तो कुल मिलाकर के 6 ही है, या तो हम चाहें तो उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं सिंगल रो में, ठीक है। इस तरीके से इनको हमने अरेंज कर लिया, या फिर हम चाहें तो इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 6 हमने रख दिया। तो इस तरीके से जो है यही चीज़ पूछी गई है कि आप इसको किस तरीके से, जैसे इनका जो ऑर्डर होगा पॉसिबल ऑर्डर वो हो जाएगा 2/3, एंड इनका जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा, इनका जो है हो जाएगा 1/6, एंड इनका हो जाएगा 6/1, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि ये सब जो नंबर्स हैं वो कितने इनके लिए अरेंज किए जा सकते हैं, जिसमें 24 एलिमेंट हैं जिस मैट्रिक्स में, तो ठीक है ना। तो डायरेक्टली सिंपल सा तरीका होता है उसका कि आप उसको ब्रेक करिए फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है। दो नंबर के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए जो भी नंबर है। जैसे 6 एलिमेंट है तो हमने जो है यहाँ पे इनको फैक्टराइज किया 2/3 में, 3/2 में, 6:1 में, ठीक है ना, 1/6 में। तो इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स जो है यहाँ पे इनके डेवलप होते हैं ये इनके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। उनको 2 फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए, कोई ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये पर्टिकुलर जितने एलिमेंट है वो आते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 24 एलिमेंट। तो 24 को जो हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला 24 × 1, ठीक है। फिर हो जाएगा 24, 12 × 2 कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कर लेते हैं इसको 6 × 4, 8 × 3 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 × 3 भी कर सकते हैं। एंड फाइनली अब कुछ है नहीं, अब उसका रिवर्स कर देते हैं सबके सब। 8 × 3 हो सकता है, ये 1 × 24 हो सकता है, ठीक है। और 2 × 12 हो सकता है, ये समझ में आ रहा है चीज़ें ना। 4 × 6 हो सकता है, और फाइनली 3 × 8 हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है यहाँ पे, इन दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे 8 रो 3 कॉलम की बात करी जा रही है, यहाँ पे 3 कॉलम 8 रो की बात करी जा रही है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 24 रो 1 कॉलम की बात करी जा रही है, और यहाँ पे 1 रो 24 कॉलम की बात करी जा रही है। तो ये इसका मतलब बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है इसके लिए 8 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है तो, ठीक है। क्वेश्चन आगे कुछ और कहता है, देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि वॉट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या हो अगर इसके पास में 13 एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया वहाँ पे गोल्डन रूल कि उसको फैक्टर में ब्रेक कर लेना। तो हमने 24 को जैसे जैसे फैक्टर में ब्रेक किया, क्योंकि उसके ढेर सारे फैक्टर हो रहे थे, लेकिन 13 के ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। 13 का सिर्फ और सिर्फ 1/13 होगा, और 13/1 होगा, ठीक है। तो यही सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर इनके होंगे। तो इनके लिए जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, वो 1/13 होगा और 13/1 होगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस चीज़ को। आप क्वेश्चन नंबर 3 को वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पता करना है कि ऑर्डर कितने होंगे किसी मैट्रिक्स के, अगर उस मैट्रिक्स में कुल मिलाकर के 18 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो मतलब 18 एलिमेंट है, और हमें पता करना है कि उस मैट्रिक्स के ऑर्डर्स कितने होंगे, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन फिर से उसको 2 फैक्टर के टर्म में ब्रेक करना है 18 को, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 18 के। तो देखिए 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। पहला 18/1 हो जाएगा, फिर 9/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 9/2 हो जाएगा, फिर 6/3 हो जाएगा। बस अब इससे अधिक तो इसके अलग फैक्टर नहीं हो सकते, अब जो भी होगा उसका रिवर्स ही हो सकता है, ठीक है। तो 3/6 कर लेते हैं, और 2/9 कर लेते हैं एक फैक्टर, और एक फैक्टर 1/18 कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप यही इनके फैक्टर्स होंगे और यही इनके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पॉसिबल ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इनमें अभी यहाँ पे।
आपको। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में और कुछ कहता है कि अगर इस मैट्रिक्स के पास में 5 एलिमेंट हो, ठीक है ना, मैट्रिक्स के पास में 5 एलिमेंट हो तो उसके पास में क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो अगेन हम वही काम करेंगे जो हमने 13 के लिए किया हुआ था, जो हमने 18 के लिए किया हुआ है और जो हमने 24 के लिए किया हुआ है, ठीक है। 5 के लिए भी आप डिसाइड करोगे कौन कौन से 2 फैक्टर में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि आप कौन कौन से 2 फैक्टर में इन्हें ब्रेक कर सकते हो। वो फैक्टर होंगे 5/1, ठीक है, और 1/5, और तो कोई है नहीं यहाँ पे कि जिसके टर्म में आप 5 को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे इनके लिए पॉसिबल है इनके लिए, ठीक है। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। 4th और 5th क्वेश्चन एक जैसे हैं दोनों के दोनों। हमें यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, हमें एक 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पे A = AIG, ठीक है ना। तो जो स्मॉल आई है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को और स्मॉल जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एलिमेंट को अरेंज करना होगा। वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिनके एलिमेंट गिवन होते हैं AIG = तो 3 क्वेश्चन इसमें हैं, इनके 3 पार्ट दे रखे हुए हैं और तीनों पार्ट को आपको अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम यही है कि 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, यहीं से क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हम एक छोटा सा 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स, जिसमें हम एलिमेंट को जो है ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करना है इनको ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहले रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट, तो यहाँ से तो बात समझ में आती है ना कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 2/2, इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो ये जो ए यहाँ रहेगा उसका पहला रो का पहला कॉलम का जो है कॉमन एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि इधर रिप्रेजेंट करेंगे तो रो पहले ही है लेकिन कॉलम में दूसरा है तो इसको A12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइनली इसमें जो है यहाँ पे ये दूसरी रो है तो यहाँ पे 2 और ये पहला कॉलम है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और क्योंकि ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम भी है तो इसलिए जो है यहाँ पे A22 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी से हो जाएगा। कैसे करना है बताते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ करना है नहीं, अब जो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, जो हमने फाइंड किया हुआ है, जो मैट्रिक्स हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमें और आई और जे की वैल्यू जो है पता है, ठीक है ना। आई और जे की वैल्यू जैसे कि बताते हैं, इनके लिए आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। इस एलिमेंट को पता करने के लिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। इस एलिमेंट को पता करने के लिए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, ठीक है। इसी तरीके से इनके लिए भी इसी तरीके से चीज़ें हैं। तो फाइनली क्या करेंगे कि जैसे अब हमें A11 निकालना है, ठीक है, तो आई की जगह 1 रख लेते हैं, जे की जगह 1 रख लेते हैं। यहाँ भी आई की जगह 1 रख लेंगे, जे की जगह 1 रख लेंगे, ठीक है। तो ये 1 + 1 2² हो जाएगा, तो फाइनली 2 आ जाएगा, ठीक है। तो A11 की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर ऐसे ही A12 निकालना है, ठीक है। तो ये आई की जगह 1 रखते हैं, जे की जगह 2 रखते हैं, तो आई की जगह पे 1, यहाँ पे जे की जगह पे 2 रख लेंगे। तो ये 1 + 2 यानी 3/2 मतलब 9/2। इसी तरीके से आपको हर एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आई और जे की जो वैल्यू है उसको रखते जाएंगे और फाइनली हमें वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को। देखिए ये हमने टेबल बना लिया है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। अब हमें A11 पता करना है, A12 पता करना है, A21 पता करना है और A22 पता करना है, ठीक है। तो बारी बारी से हम पता करते हैं। तो A11 के लिए हमने पहले भी बताया हुआ है आपको, यहाँ पे 1 + 1/2 होल स्क्वायर एंड फाइनली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यू को। A12 = हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। फिर A21 कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा 2 + 1/2, यहाँ होल स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू जो है ये भी 9/2 ही आ जाएगा, ठीक ना। एंड फाइनली A22 कैलकुलेट करना है, तो A22 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर, ठीक है ना। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो 16/2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट हमें पता चल चुका हुआ है यहाँ पे। और फाइनली जो मैट्रिक्स जो डेवलप होगा, हमें इन सभी की वैल्यू पता चली हुई है और जो हमने मैट्रिक्स डेवलप किया हुआ ये है, सभी की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 9/2 एंड 9/2 और 8, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे ही आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो I/J दे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको A11 अगेन निकालना है, तो A11 = 1/1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
A12 निकालना है, ठीक है। A12 हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा। A21 के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। A21 की वैल्यू 2 आ गई। फिर A22 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो I/J करेंगे इसके जगह पे 2/2 = 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस आपको जो जनरल हमने मैट्रिक्स डेवलप करा हुआ था उसी में ये वैल्यूज़ को पुट कर देना ले जा करके, ठीक है। जब हम पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। हमें मिलेगा 1, 1/2, ठीक है, 2 और 1। कोई डाउट नहीं यहाँ पे ना, जो भी जनरल एलिमेंट थे उसी के जगह पे हमने इन वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हमने जो जनरल फॉर्मूला जो था यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए I/J, तो उसी की हेल्प से हमने जो है एक एक एलिमेंट की वैल्यू पता कर ली और उसको फाइनली रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का जो जनरल एलिमेंट का फॉर्मूला है वो है A_I_J = I+2J होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। I+2J होल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर इसका जनरल एलिमेंट का फॉर्मूला दे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपली वही काम करना है इसके जगह पे। ये I है, ये J है, ठीक है। तो A11 कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो 1 + 2 × 1 2 ही रहेगा, होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 9/2 के बराबर, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे। A12 के बारे में बात करेंगे तो 1 + 2 × 2, ठीक है। I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 रख दिया, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया यहाँ पे 25/2, ठीक है ना। 2 × 2 = 4 + 1 5 होल स्क्वायर 25/2, ठीक है ना। फिर ये हो गया A21 के बारे में बात करेंगे तो I की जगह पे 2 रखना है हमें, ठीक है ना। I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है, रख दीजिए यहाँ पे। तो 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से 16/2 मतलब 8, ठीक है ना। 2 + 2 4 हो जाएगा और फाइनली होल स्क्वायर करेंगे 16/2 तो 8 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और A22 लास्ट में निकाल लेते हैं यहाँ पे, 2 + 2 × 2, ठीक है, होल स्क्वायर। I की जगह पे 2 है यहाँ पे, J की जगह पे 2 है, तो रख देते हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पे और हमें मिल जाएगा 2 × 2 = 4 + 2 6 और 36 हो जाएगा ये होल स्क्वायर करने पे। अपॉन 2 करेंगे तो 36/2 मतलब 18, ठीक है। तो ये एक जनरल जो है सभी एलिमेंट की वैल्यू हमें मिल गई इनके लिए, ठीक है ना। अब जो हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ था उस मैट्रिक्स में जो है इन सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सो बस उसकी वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। यहाँ 9/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, ठीक है, और 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। फिर तो यही वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करी हुई थी जनरल एलिमेंट के लिए और वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे उस मैट्रिक्स में तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है लेकिन वही काम करना है जो हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन में किया, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि हमें 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो देखते हैं, सेम काम करेंगे। पहले एक हम जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके एलिमेंट को हमें जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर फाइनली जो है उन वैल्यू को पुट करके हम तरह तरह की जो जनरल एलिमेंट की वैल्यू होगी दोनों केसेस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए हमने एक 3/4 मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो 3 है, 3 नंबर ऑफ रो है, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 4 कॉलम है, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, इसमें जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन के लिए, जैसे पहले क्वेश्चन के लिए दे रखा हुआ है यहाँ पे A_I_J = ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है A_I_J = मतलब I_J जो है इनके लिए जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो A_I_J = दे रहा हुआ है 1/2 - 3i + j, ठीक है। और ये दोनों जो -3i + j है वो मॉड में है, ठीक है ना। तो बस उसी की वैल्यू को हम i और j की वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनली जो है जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू पता चलती जाएगी यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें बारी बारी से यही सब वैल्यू को पुट करना है। जैसे A11 करना है तो A11 के लिए i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, बस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है हमने वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करना है, बट यहाँ पे एलिमेंट कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो बस करते हैं उसको। तो A11 पता करते हैं सबसे पहले। तो A11 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/2, मॉड में ही इन चीज़ों को रखना है यहाँ पे। तो -3, ठीक है, × 1 कर देते हैं +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2, ठीक है।
-2 क्योंकि मॉड में है तो 2 हो जाएगा, तो इसके वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगी। और A12 फिर कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 i की जगह 1 और j की जगह 2, ठीक है। तो -3 × 1 + 2, तो ये -3 + 2 जो है -1 के बराबर आएगा, और क्योंकि मॉड में है तो 1 हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली कैलकुलेट करते हैं A13 को, तो A13 अपने पास में आ जाएगा 1/2 -3 × 1 + 3, ठीक है। अब ये -3 है और ये +3 है, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। देन हम A14 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1/2 हो गया, एंड देन -3 × 1 + 4, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, तो 1/2, और फाइनली जो है ये 4 है, ये -3 है तो 1 आ जाएगा, और ये 1/2 ही हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम A21 और A22 ऐसे सभी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं, i और j की वैल्यू को फॉर्मूले में, और हम आंसर बताते हैं इनका कि क्या क्या इन एलिमेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 21 है यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा, -3 × 2 + 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आ जाएगी -6 + 1 यानी -5, क्योंकि मॉड है तो बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 है तो 1/2 -3 × 2 + 2, ठीक है। अब ये -6 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो फाइनली -4 आएगा, क्योंकि मॉड में है तो बाहर 4 आएगा, ठीक है। तो 4/2 का मतलब ये 2 के बराबर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब ये 1/2 हो गया, बाहर में तो 1/2 ही है जनरल टर्म में, और 2 3 है, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, ठीक है। तो -3 × 2 + 3, तो फाइनली इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा -3 × 2 -6 + 3, यानी कि -3 मॉड है 3 आएगा, तो 3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। और फाइनली A24 के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1/2 i की वैल्यू जो है 2 के बराबर है, तो -3 × 2 + j की वैल्यू 4 के बराबर है, ठीक है। तो -6 + 4 यानी -2, और मॉड में जो है तो 2 बाहर आएगा यहाँ पे, और 2/2 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें पता करना है A31, A32 और A33, A34 की वैल्यू को, ठीक है। तो ऐसे इसको भी फाइंड कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो पॉज करके कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज हम कराते हैं यहाँ पे। तो बस देखिए हमने इसको भी लिख लिया वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ देखना ये है कि i की वैल्यू तो सब में 3 3 ही है, बस j की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बस इसको हम एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह कॉपी कर देते हैं। बस j की वैल्यू, जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और j की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज हो रही थी, तो वैसे यहाँ पर भी उसको इसी तरीके से लिख देते हैं। बस i की वैल्यू को जो हमने 3 कर दिया, एंड देन अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बस वैसा ही करना है, 1/2 -3 × 3, क्योंकि i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। -9 हो जाएगा, +1 -8 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। फिर यहाँ पे 1/2 है, -3 × 3 तो रहेगा ही, ठीक है, +2 हो जाएगा ये, तो ये -9 हो गया +2, यानी कि बाहर आएगा 7 होगा, ठीक है। तो 7/2 हो गया इसकी वैल्यू। फाइनली A33 है, तो अगेन -3 × 3 रखना ही है, +3 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो -9 + 3 यानी कि -6, और -6 मॉड के बाहर आएगा तो 6 होगा, एंड 6/2 3 हो जाता है, ठीक है। फिर अगेन 3 4 है, 3 4 है यहाँ पे, तो -3 × 3 तो है ही, +4, यानी कि -9 + 4 -5, और 5 जो है हो जाएगा मॉड के बाहर ये, और यानी 5/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें लगता है सारे एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए हुए हैं। अब जो जनरल हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के जनरल फॉर्मूले में सारे एलिमेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो गाइज ये है हमारा फॉर्मूला जो हमने बनाया हुआ था उसके लिए, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ था, और सभी वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो हम सभी वैल्यू को बारी बारी करके पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पुट करके मैं डायरेक्टली आंसर को लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, यही सब वैल्यू आएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको पुट करना है वैल्यू को। तो ये देख लीजिए, हमने वैल्यू को पुट कर दिया, और हमारे पास में जो मैट्रिक्स आया हुआ है वही आंसर है हमारा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी जस्ट ऐसा ही है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो जाता है वो, उसमें ज़्यादा सोल्यूशन हमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, उसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए इसमें भी 3/4 मैट्रिक्स का ही ये पार्ट है ना, तो जो जनरल मैट्रिक्स बनाना है वो 3/4। मैं जनरल मैट्रिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप उस चीज़ को बना लेते हैं तो आसानी हो जाती है कि किस टर्म को कहाँ पे पुट करना है और आई और जे की वैल्यू क्या क्या रख करके हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, थोड़ा एक ईजी मेथड मिल जाता है तो अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो फाइनली इसमें भी हम आई और जे की वही वैल्यू को पुट करके पता कर लेते हैं जनरल एलिमेंट्स की वैल्यू। ठीक है, और हम मैट्रिक्स को बना देते हैं, जो भी मैट्रिक्स हमें पूछा गया है, जो भी मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म हमने लिख लिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है डायरेक्टली, अब हमें इन सभी एलिमेंट की वैल्यू पता करनी है। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ऐसे ही सब में यहाँ पे। ठीक है, बस पुट करते जाते हैं। तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 - 1 1, फिर यहाँ पे 2 × 1 - 2 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इन्हें चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप बेहिचक पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो 2 × 1, यहाँ जे की वैल्यू 3 है तो -3 कर देते हैं यहाँ पे, एंड फाइनली इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। अब 1 4 लिखा हुआ है तो 2 × 1 -4 कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ऐसे ही हम a21 a22 और a23 a24 की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, तो a21 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 - 1 = 3 के बराबर आएगा ये। a22 की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 × 2 - 2, बस आई और जे की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। a23 की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 × 2 - 3 1 हो जाएगा। a24 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 - 4 ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अब आपको a31 a32 a33 a34 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो ये भी पता कर लेते हैं। a31 2 × 3 - 1 = जो है 5। a32 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 × 3 - 2 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। a33 कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 × 3 - 3 = 3। और फाइनली लास्ट वन a34 कैलकुलेट करते हैं, तो 2 × 3 - 4 इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ गई। ठीक है ना, तो सभी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब जो जनरल फॉर्मूला मैट्रिक्स का हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए डेवलप किया हुआ था, उसमें इन सभी वैल्यू को ले जाकर के पुट कर देते हैं। हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स हमें बनाना है। ठीक है, तो हमने जो है वैल्यू को पुट कर दिया, और यही हमें मैट्रिक्स जो है हमें चाहिए था, यही मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है जिसमें 2 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिया हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर इसका बता देंगे। ठीक है, तो हमने बताया हुआ था कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके हर एक एलिमेंट जो है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हों। ठीक है ना, जब उसके जैसे कि ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इसके, मतलब हर एक एलिमेंट जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो जाए। और इक्वल होने से पहले उन्हें इक्विवेलेंट होना पड़ेगा या कंपेरेबल मैट्रिक्स होना पड़ता है। ठीक है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसा ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का है। ठीक है ना, ऐसे इन क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो इन सभी में भी जो है इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर सबका सेम है। ठीक है ना, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, ये 1/3 का मैट्रिक्स है, सॉरी 3/1 का मैट्रिक्स है, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये भी जो है 3/1 का ही मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो ये देखना होता है कि इक्वल मैट्रिक्स दिखाने से पहले उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की बात अगर करें तो इक्वल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो जस्ट ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, तो इसका मतलब 4 जो है वाई की वैल्यू होनी चाहिए, 3 जेड की वैल्यू होनी चाहिए, और एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 5 की वैल्यू तो 5 है ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तुरंत पता चल गई, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी सोल्यूशन के। ठीक है ना, देखते ही आप बता सकते हो। वैसे के लिए इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि x + y की वैल्यू 6 के बराबर होगी, 2 की जगह 2 है ही पहले से रखा हुआ, 5 + z की वैल्यू 5 के बराबर है, तो z की वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी होगी, और एक्स वाई की वैल्यू 8 के बराबर है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन से जो है हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई और z की वैल्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं 6 का सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो है इसकी वैल्यू को कंपेयर कर दिया, डायरेक्टली कंपेयर करके हमने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे x + y की वैल्यू 6 के बराबर है, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन हो गया x y = 5 और
सॉरी एक्स वाई इक्वल टू 8 और एक इक्वेशन हो गया 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो हम तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे और वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू 5। तो हमने इन इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पे, जो भी इक्वेशन हमारे पास बन रहे थे उनको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर करा करके हर एक टर्म को। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 के बराबर है, तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि जेड की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, तो एक्स और वाई के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ओनली वन वे इनके सॉल्व करने के लिए होता है, वो ये तरीका होता है कि आप x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। अब x माइनस वाई की वैल्यू इन दोनों टर्म के हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ता है, x प्लस वाई और एक्स वाई। उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है ये, ठीक है। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस माइनस 4xy है, ठीक है ना। तो 2xy माइनस 4xy मिल करके माइनस 2xy फॉर्म करेंगे और ये फाइनली x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है 6 के बराबर है, तो 6 स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू पता है 8 के बराबर है, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। तो अभी 36 माइनस 32, ठीक है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, ये ना 4 के बराबर हो जाएगा और ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर है ये। तो अब x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर आ जाएगी, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब x माइनस वाई की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, तो जस्ट सॉरी फॉर दैट, x माइनस वाई की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 के बराबर आएगी, ठीक है। तो अब हमारा एक काम और बढ़ जाता है यहाँ पे, वो ये बढ़ जाता है कि हमारे पास में अब दो इक्वेशंस हैं, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। दोनों के साथ में कंबाइन कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से दोनों के लिए अलग अलग हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सीधे सीधे इनको ऐड कर देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 8 यानी x इज इक्वल टू 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमें y की वैल्यू 2 के बराबर मिल जाएगी, ठीक है। इनको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं इन्हें भी। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2, ठीक है। किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो हमें y की वैल्यू जो है यहाँ से 4 मिल जाएगी, ठीक है। और z की वैल्यू तो एटलीस्ट 0 ही आ रही है और z की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सेट ऑफ सोल्यूशंस होंगे वो क्या क्या होंगे? x इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू जो है 4 के बराबर एंड फाइनली अगेन z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इनके लिए दो सेट ऑफ सोल्यूशन होंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस आपको कंपेयर कराना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6 का थर्ड पार्ट भी आसान है इसी तरीके से, इसको दिखा देते हैं। इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 के बराबर है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 के बराबर है और y प्लस जेड 7 के बराबर है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में और जस्ट सॉल्व करें। इस इक्वेशन को जो है तीनों इक्वेशन को हमने लिख लिया यहाँ पे। अभी हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 है एंड ये इक्वेशन नंबर 3 है, जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड करने का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर भी x और z है, यहाँ पर भी x और z है, यहाँ पे y है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ y बचेगा LHS में और इस साइड में 9 माइनस 4 यानी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो सीधे सीधे में मिल जाएगा y इक्वल टू 4 के बराबर, ठीक है, ठीक ना, y इक्वल टू 4 के बराबर। अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस थर्ड करेंगे। अब यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है, तो हमें x सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस करने पे और 9 माइनस 7 जो है वो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 1 माइनस थर्ड, ठीक है। तो 1 माइनस 3 किया तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके z की वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 थी तो x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो मतलब z की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो z की वैल्यू 3 आ गई, तो मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते हो इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी बस वही करना है क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। इक्वल का बीच में साइन लगा, इसका मतलब इक्वल मैट्रिसेस है ये, ठीक है। तो आप कंपेयर करा लीजिए हर एक एलिमेंट को, जैसे a माइनस बी की वैल्यू -1 के बराबर होगी, 2a माइनस बी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, उसी तरीके से इनकी वैल्यू इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इक्वेशन हमारे पास में बन जाएंगे और इन इक्वेशन से जो है वैल्यू पता कर लेंगे ए बी सी डी की, ठीक है। तो बस वही काम करना है, फटाक से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि हमने a माइनस बी और 2a माइनस बी वाला जो यहाँ पे टर्म था, इस वाले टर्म को सबसे पहले कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला टर्म है 2a माइनस बी और 2a माइनस बी के लिए -1 और 0 आता है, इस वाले टर्म को कंसिडर किया। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि b भी दोनों जगह है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2a माइनस a के बराबर, b और b कैंसिल हो जाएगा और ये -1 के बराबर आ जाएगा, -1 -0 तो फाइनली -1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। अब a की वैल्यू किसी में भी पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 2 × 1 माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, b की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये एक टर्म और दिख रहा है, एक इक्वेशन ये भी दिख रहा है यहाँ पे 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है और a की वैल्यू हमें पता चल गई है तो c की वैल्यू पता चल जाती है आसानी से यहाँ पे, ठीक है। तो बस वही करेंगे इसके जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और a की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है कि a की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू जो है 5 - 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब अगला वाला जो एलिमेंट है उसको अगर कंपेयर कराएंगे तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है, c की वैल्यू में पता चल गई हुई है तो d की वैल्यू यहाँ से पता करी जा सकती है, ठीक है। तो बस आप सीरियल वाइज करते चलिए, आसानी से आंसर मिलता चला जाएगा हमें। तो फाइनली 3c प्लस डी इक्वल टू 13 के बराबर है, c की वैल्यू 3 के बराबर है, पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। d की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा 13 - 9, इसका मतलब 4 के बराबर, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों एलिमेंट की जो है हमें वैल्यू पता चल गई यहाँ पे, जो हमें पता करना था, ठीक है। तो यहाँ 7th क्वेश्चन आसान हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि a इज इक्वल टू aij m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो हमें m और n के लिए कंडीशन दे रखा हुआ है और हमें बताना है कि m और n की क्या कंडीशन हो कि ये जो है जो कैपिटल A है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। तो हमने पहले भी बताया हुआ है प्रॉपर्टीज़ के बारे में या मैट्रिक्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा टाइप होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो m जो है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दोनों चीज़ें बराबर हैं तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आंसर नंबर सी जो है इसके लिए सबसे सही आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स वाई के लिए जो है ये दोनों मैट्रिसेस के जो पेयर हैं वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल रख लेंगे और फिर इक्वेशन बना करके जो है हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उनको यहाँ पे मैच करा लेंगे, ठीक है। कि उन्हीं एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उन्हीं के लिए ये जो है दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो जस्ट एज पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ था तो वैसे इस एक जो है 3x + 7 इक्वल टू 0 है और दूसरा 5 इज इक्वल टू वाई - 2 हमारे पास में बनेगा इक्वेशन। फिर y + 1 इक्वल टू 8 होगा और 2 - 3x इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। वो किस तरीके से कि अगर इन दोनों इक्वेशन से ये एक इक्वेशन ये है, ठीक है, 3x + 7 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन 2 - 3x इक्वल टू 4, ठीक है। अगर यहाँ से x की वैल्यू अगर सेम आती है तब तो कोई आंसर्स आएंगे यहाँ पे, अदरवाइज अगर वैल्यू डिफरेंट आती है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई एक के लिए जो है कोई एक x की वैल्यू के लिए ये दोनों जो पेयर ऑफ मैट्रिसेस है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं बन पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू जो है आएगी -7/3 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू के लिए देखते हैं तो इसको इधर ले लेते हैं 4 को, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है ना। 4 - 2
-4 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और ये 3x उधर चला जाएगा तो माइनस के साथ है तो उधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो x = -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे x की दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब कि कोई भी जो है सोल्यूशन x की वैल्यू के लिए नहीं हो सकता है। तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करिए x और y की तो वैल्यू फिलहाल में कैलकुलेट करी जा सकती है, ठीक है। तो इनके लिए जो है सोल्यूशन नॉट पॉसिबल टू फाइंड है। y की वैल्यू के लिए आप देख सकते हो, लेकिन अगर x की वैल्यू जो डिस्टर्ब कर रही है हमें, तो फाइनली यही बोलेंगे इसके लिए कि इनके जो सोल्यूशन है दे आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड एट ऑल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एप्लीकेशन आ जाएगा इस पर, लेकिन आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा ठीक तरीके से तो भी हम बता देते हैं क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है इनके लिए। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर के बन सकते हैं जिनके जो एंट्री हो यानी जिनके जो एलिमेंट हो वो या तो 0 हो या तो 1 हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक एलिमेंट को 3/3 का पहले ये एक मैट्रिक्स हमने बना लिया, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट के जगह पे या तो हम 0 भरेंगे या 1 भरेंगे हर एक एलिमेंट के जगह पे, क्योंकि हमें 9 के 9 एलिमेंट जो है हमें फिलअप करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट की जगह पे या तो आप 0 भरोगे या तो 1 भरोगे। तो हर एक स्पेस को भरने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शंस है, ठीक है, 0 और 1। तो हमारे पास में इसके लिए भी 2 तरीके हैं, इसके लिए भी 2 तरीके, एंड इस तरीके से जो है सभी के लिए 2-2 तरीके अवेलेबल हैं। अब क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स 3/3 का है, तो हमें कंपलसरी है कि सभी एलिमेंट को जो है हमें भरना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप 4 एलिमेंट को भरे या फिर 5 एलिमेंट को भरे, इट्स नॉट एट ऑल, ठीक है। आपको 9 के 9 एलिमेंट जो है आपको फिलअप करने ज़रूरी है। तो कितने नंबर ऑफ जो है तरीके होंगे इसको फिलअप करने के, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 × 2 × 2 9 टाइम्स, ठीक है। इसके लिए जो है पहले वाले के लिए उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए उसी तरीके से जो है 9 टाइम जो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि सभी एलिमेंट को हमें भरना है ना, दैट इज़ वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंड आएगा, आपको सभी के सभी एलिमेंट को भरना ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते, आप और नहीं ला सकते कि आप 3 एलिमेंट को भरिए या फिर जो है 5 एलिमेंट को भरिए यहाँ पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो इसकी वजह से जो है ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 टाइम कर देंगे यानी 2 के पावर 9, और जिसकी वैल्यू जो डायरेक्टली 512 होती है, तो इसका जो आंसर है 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो ज़रूर से ज़रूर पूछिए, ठीक है। और अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप ज़रूर से जाकर देखिए उसे, ठीक है। थैंक्स।